हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बेसिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन किया था और मैं उसका समअप दे देता हूँ। जो मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है, ये सब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं या फिर ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनके हाइड्रोलिसिस पर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी है, तो आप देख लो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ग्लिसरेट सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को फॉलो अप करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो या फर्स्ट मेंबर कौन सा है, तो वो है ग्लिसरेट। इसमें आप देख लो 2 OH है और एक एल्डिहाइड है। सेकंड वाला कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। 2 OH है, मतलब एक से ज्यादा OH है और एल्डिहाइड ग्रुप है। कार्बोनिल कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आप देख इसको हम प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 कार्बन है, तो इसको एल्डोट्रायोस कहेंगे। ये 1 2 3 4 कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 OH है, 2 कारेल सेंटर है, एल्डोटेट्रोस हो गया। इसी तरह से ये आप देखो एल्डोपेंटोस हो गया, 5 कार्बन है, 4 OH है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 3 कारेल कार्बन है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन इज अनसिमेट्रिकल कार्बन और कारेल कार्बन है। ये वाला ग्लूकोस है, ये इसमें 6 कार्बन है जिसमें से 5 OH है और C1 कार्बन एल्डिहाइड है और यहाँ पर ये भी एल्डोहेक्सोज है। और ये वाला फ्रुक्टोस है बेटा, ये फ्रुक्टोस है लास्ट वाला। फ्रुक्टोस में भी 6 कार्बन है, लेकिन एल्डिहाइड और फ्रुक्टोस दोनों, सॉरी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोस दोनों, ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोस, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोस दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज के अंदर कीटो ग्रुप होता है। इनके नेम हम कैसे देते हैं? जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डो प्रीफिक्स लगाते हैं और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसको ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस कहते हैं। जैसे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और 3 कार्बन है तो एल्डोस, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और 4 कार्बन है तो एल्डोटेट्रोस, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और 5 कार्बन है तो एल्डोपेंटोस, और इसमें 6 कार्बन और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोहेक्सोस, इसमें 6 कार्बन और कीटो ग्रुप है तो ये कीटोहेक्सोस आ गया। अगर कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के हो गए, एल्डो और कीटो। समझ में आ गया? एल्डिहाइड ग्रुप रखने वालों को एल्डो और कीटो ग्रुप रखने वाले को कीटो बोलेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात मैंने क्लियर की थी कि जो इसका कार्बोनिल कार्बन का कार्बन है, यानी यहाँ C1, ये C1, ये C1, ये C1 और यहाँ ये C2, यहाँ पर C2 कार्बन कार्बोनिल कार्बन है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो 1 2 3 4 इन सब में 1 का फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक कार्बन है क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन है। और फ्रुक्टोज के अंदर जो ये सेकंड वाला कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है, तो ये एनोमेरिक कार्बन है। अब ये तो एनोमेरिक कार्बन का मतलब आपको समझ में आ गया। फिर आप देख लो, ये कैपिटल डी और कैपिटल एल का क्या मीनिंग है, ये भी आपको क्लियर कर दिया था। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फिग्रेशन है विथ रेस्पेक्ट टू पेलेंटिमेट कार्बन। पेलेंटिमेट कार्बन का मतलब होता है लास्ट बट वन। जैसे ये देखो, फ्रुक्टोस में टोटल 6 कार्बन है तो 5th वाला कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन होगा। ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है तो 5th कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन होगा। एल्डोपेंटोस में 4th कार्बन, एल्डोटेट्रोस में 3rd कार्बन और एल्डोट्रायोस में 2nd। यानी जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, IUPAC के हिसाब से नंबरिंग दे दो। अगर उसमें टोटल कार्बन 6, लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं, जैसे यहाँ लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन है, तो 5th वाला पेलेंटिमेट कार्बन हो जाएगा। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन आ रहे हैं तो 6 वाला, और लॉन्गेस्ट चेन में अगर 5 कार्बन आ रहे हैं तो 4th वाला पेलेंटिमेट कार्बन हो जाएगा। और पेलेंटिमेट कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड पर है तो हम उसको कैपिटल डी बोलते हैं, और अगर पेलेंटिमेट कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, अगर पेलेंटिमेट कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पर है
तो कैपिटल एल बोलते हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पर जो मैंने बना रखा है, ये पेलेंटिमेट कार्बन OH राइट में है तो कैपिटल डी कन्फ्यूगेशन बोला मैंने। और इसी तरह से ये जो पेलेंटिमेट कार्बन है उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो मैंने कैपिटल एल बोला। अब हम इन तीनों में देखें तो इनमें जो पेलेंटिमेट कार्बन है उस पर OH राइट साइड में है तो ये कैपिटल डी कन्फ्यूगेशन है। तो ये तीनों कैपिटल डी कन्फ्यूगेशन के हैं। कैपिटल डी और कैपिटल एल का डेक्स्ट्रो और लिवो से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल डी और कैपिटल एल कन्फ्यूगेशन बताता है OH का पेलेंटिमेट कार्बन पर। अगर पेलेंटिमेट कार्बन पर राइट हैंड साइड पर OH है तो कैपिटल डी, लेफ्ट हैंड साइड पर है तो कैपिटल एल। एल से एल याद कर लो, लेफ्ट पर पेलेंटिमेट कार्बन में लेफ्ट पर OH तो कैपिटल एल। ठीक है। अब फिर मैंने ये बताया था कि ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो जब हम इनमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर वो क्लॉकवाइज करेगा तो डेक्स्ट्रो और उसको प्लस से लिखेंगे, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो लिवो, उसको माइनस से लिखेंगे। तो अब देख लो, डी प्लस का मतलब ये वाला ग्लिसरॉल्डेट कन्फ्यूगेशन, इसका कैपिटल डी का मतलब तो हो गया कन्फ्यूगेशन है OH का राइट हैंड साइड पर पेलेंटिमेट कार्बन पर, प्लस का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो अब ग्लिसरॉल्डेट डी प्लस होगा या डी माइनस होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, ये जो प्लस और माइनस है इसको कैपिटल डी से आप कंफ्यूज मत करो। कैपिटल डी के साथ प्लस भी आ सकता है, कैपिटल डी के साथ माइनस भी आ सकता है। कैपिटल डी के साथ प्लस का मतलब ये हुआ कि पेलेंटिमेट कार्बन पर जो OH है वो राइट हैंड साइड पर है, और जब हम उसको प्लेन पोलराइज लाइट में पास करते हैं उसके सैंपल को तो वो डेक्स्ट्रो रोटेशन देता है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन देता है। और अगर कैपिटल डी और पास में माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि पेलेंटिमेट कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है, और जब इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है, यानी लिवो रोटेशन है। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल को प्लस और माइनस, डेक्स्ट्रो और लिवो से कंफ्यूज मत करो, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है। अब यहाँ कैपिटल एल प्लस का मतलब हुआ पेलेंटिमेट कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जब हम इसके सैंपल को इसके सैंपल में प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एल प्लस। और एल माइनस का मतलब ये हो जाएगा कि थर्ड कार्बन पेलेंटिमेट कार्बन पर OH लेफ्ट पर, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। तो इस तरह से जैसे हमारे सिलेबस में ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, ग्लूकोज और ये। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। फिर इनके ये बहुत सारे स्टीरियोआइसोमर्स शो करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ किरल कार्बन। अब यहाँ किरल कार्बन कितने हैं? एक ही है, ये रहा जिसपे स्टार लगा रखा है। तो n की वैल्यू 1 है, तो ग्लिसरॉल्डेट के 2 स्टीरियोआइसोमर मिलेंगे। अब कौन से मिलेंगे उसमें हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये हमारे बाद का पॉइंट है, फर्दर क्लासेस का है, मतलब हमारे स्कोप का नहीं है अभी। अब इसमें एल्डो टेट्रोस में ये स्टीरियोआइसोम मतलब 2 हैं। n की वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब अनसिमेट्रिकल कार्बन किरल कार्बन 2 है, तो n की वैल्यू 2 हो गई तो 4 हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई तो 8 हो गए। ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने हैं? 16 है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है। 1 2 3 4 स्टीरियोआइसोमर्स हैं। इसी तरह से अगर हम कीटो हेक्सोस, इस फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज के अंदर 3 कैरल कार्बन है, तो 8 है। तो फ्रुक्टोज के 8, ये फ्रुक्टोज है और फ्रुक्टोज के 8 स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे, ग्लूकोज के 16 स्टीरियोआइसोमर्स मिलेंगे। और ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स हैं, इनका आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। मैंने अभी आपको लास्ट क्लास के अंदर केवल मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया था, और ये सारा मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं इसको हटा रहा हूं, और अब क्या होता है, ये जो अभी अब मैंने बोर्ड पे जो मैंने ये सब जो डिस्कस किया, ये सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा सेक्राइड्स क्या होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। तो आज हम सीखेंगे ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले आप इसको रीड करें कि ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, इसको पोस्ट करके एक बार रीड कर लें। ठीक है, तो ये ओलिगोसेक्राइड्स वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 monosaccharides unit on hydrolysis are called oligosaccharides।
They are further classified as disaccharide, trisaccharide, tetra, etc. depending upon the number of monosaccharides they providing on hydrolysis. जैसे मैं माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करता हूं, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो जब मैं माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं बेटा, ठीक है, माल्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो डाइसैक्राइड है, तो माल्टोज का जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, जब मैं माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो जब मैं माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिलता है, तो इसका मतलब ये डाइसैक्राइड हुआ। और अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं, अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो एक मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज बनता है और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज बनता है, ठीक है। तो ये सारे डाइसैक्राइड है। तो डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड ये है, जरूरी नहीं कि एक जैसी यूनिट हो, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होकर माल्टोज बनाते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके सुक्रोज बनाते हैं। तो अगर ये जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा या जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था बेटा, तो ये सारे मोनोसैक्राइड्स हैं। अब ये मोनोसैक्राइड जब कंबाइन करते हैं तो दो मोनोसैक्राइड जब कंबाइन करेंगे तो डाइसैक्राइड बनेगा। किस तरह से कंबाइन करेंगे वही डिस्कस कर रहे हैं अभी। तीन मोनोसैक्राइड्स अगर एक साथ, तीन मोनोसैक्राइड एक साथ अगर कंबाइन करते हैं, तीन मोनोसैक्राइड एक साथ कंबाइन करते हैं तो ट्राइसैक्राइड बनेगा। तो अप टू 10 मोनोसैक्राइड जब आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो उनको हम ओलिगोसैक्राइड्स बोलते हैं। और 10 से ज्यादा होते ही हम उसको पॉलीसैक्राइड बोलना चालू करते हैं। पॉलीसैक्राइड्स के एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, गम, ग्लाइकोजन। तो देखो, अमंग these the most common are disaccharides. The two monosaccharide unit obtained on hydrolysis of disaccharide may be same or different. जैसे माल्टोज के अंदर हम जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज बनता है। फॉर एग्जांपल, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 1 मॉलिक्यूल ईच ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, वेयरएज माल्टोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओनली। तो हम अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। पॉलीसैक्राइड्स में क्या होता है? पॉलीसैक्राइड्स के अंदर मैंने अभी बताया लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड आपस में रिएक्ट करते हैं। तो ये स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम ये हो गए, ठीक है। और ये ध्यान रखना, हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। तो ये क्या लिखा हुआ है? पॉलीसैक्राइड्स आर नॉन स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। तो देखो, अगर कहीं लिखा आ जाए कि नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनका स्वाद मीठा नहीं है, उनका जो टेस्ट है वो स्वीट नहीं है। और अगर किसी का टेस्ट स्वीट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? शुगर। शुगर के एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, शक्कर, शुगर, सुक्रोज। जो हम घरों के अंदर, अपने होम के अंदर, जो किचन के अंदर जो शुगर पड़ी रहती है, बेसिकली वो सुक्रोज है। तो ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट स्वीट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? शुगर। और जिसका टेस्ट स्वीट नहीं हो तो उसको बोलेंगे नॉन शुगर। और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को आगे क्लासिफाई भी करते हैं। तो एक तो उसके टेस्ट के बेस पर, स्वीट है तो शुगर और स्वीट नहीं है तो नॉन शुगर। और इसका मतलब सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे हों जरूरी नहीं है, स्वीट हो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग वो होते हैं जो टॉलेन और फेलिंग के साथ टेस्ट देते हैं, यानी टॉलेन सॉल्यूशन के साथ सिल्वर मिरर देते हैं, टॉलेन सॉल्यूशन के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, फेलिंग का ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हो गए रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और जो नहीं करते हैं वो हो गए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमेशा ध्यान रखना, नीचे मैंने बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है, और मोनोसैक्राइड वेदर एल्डोज और कीटोन आर रिड्यूसिंग शुगर। यानी किसी भी मोनोसैक्राइड्स के अंदर आप टॉलेन रिएजेंट डालोगे तो सिल्वर मिरर बनेगा, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा। अब ये सारी चीजें हम एल्डिहाइड कीटोन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कीटोन्स फेलिंग और टॉलेन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको रिड्यूस नहीं करते हैं,
यानी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, जो टॉलिन रिएजेंट टेस्ट भी बोलते हैं उसको, सिल्वर मिरर टेस्ट को, ये कीटोन नहीं देते, पर कार्बोहाइड्रेट के कीटो मोनोसेक्राइड्स देते हैं। क्यों देते हैं? वो टोटोमेरिज्म की वजह से देते हैं। ये मैं जरूर बता रहा हूं टर्म, पर हम टोटोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा स्कोप के मतलब हमारे अभी प्रेजेंट पॉइंट से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम टॉपिक से ही भटक जाएंगे। तो अभी आपको खाली ये याद रखना है कि ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोल और कीटोस आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रीजन लिख दोगे, कीटो इनमें टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ा रखा है। और अब मैंने ये अब ये इनको ध्यान से रीड करो पोस्ट करके, ये सबसे बेस्ट चीज है। देखो कार्बोहाइड्रेट अभी तक जो पढ़ा है उसका ये समअप है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका ये समअप है। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। यानी मोनोहाइड्रोक्साइड का आगे कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, ठीक है, वो लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है? लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है। जैसे किसी बिल्डिंग की लास्ट स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? उसकी ईंट है, ब्रिक है, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोस ये इसके। ओलिगोसेक्राइड यील्ड 2 और 10 मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो 2 से 10 तक के मोनोसेक्राइड्स आपस में, जब 2 मोनोसेक्राइड रिएक्ट कर रहे हैं तो डाइसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड्स, और वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, चिंता मत करो। सुक्रोज और माल्टोज, पॉली में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। तो ठीक है, तो हम कैसे पता करते हैं? हाइड्रोलिसिस से। अगर वो हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसेक्राइड दे रहा है तो डाइसेक्राइड, 3 दे रहा है तो ट्राई, और 10 से ज्यादा दे रहा है तो पॉलीसेक्राइड्स। तो इसको आप ध्यान से पोस्ट करके रीड कर लो बेटा ये, और नोट्स ये बना लो बस। फिर रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया। तो रिड्यूसिंग, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, आप रीड कर लो, ठीक है। और ये आगे आने वाला है डिटेल में, ये भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। अगर जनरल टर्म एल्डिहाइड होगा तो एल्डोट्रायोस, और कीटो होगा तो कीटोट्रायोस ये अभी डिस्कस कर चुका हूं मैं। कम से कम कार्बन एटम 3 होंगे, ध्यान रखना। ग्लिसरेल्डिहाइड सबसे छोटा है, ट्रायोस, एल्डोट्रायोस है ग्लिसरेल्डिहाइड, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि 3 कार्बन होगा तो उसको ट्रायोस बोलेंगे, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटास, 6 को हेक्सोस, 7 को हेप्टोस। अब एल्डिहाइड होगा तो एल्डो प्रीफिक्स लग जाएगा, कीटो होगा तो कीटो प्रीफिक्स लग जाएगा। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूले की बात करें, जो अभी मैं कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो ग्लूकोज है C6H12O6, और ग्लूकोज को हम प्रिपेयर करते हैं माल्टोज से। माल्टोज क्या है? हाँ, मैं क्लियर कर दूं बेटा, आप परेशान होने की जरूरत नहीं, जो चल रहा है चुपचाप देखते जाओ। ये है हमारा सुक्रोज, ये है हमारा सुक्रोज। क्योंकि मैं आपको डाइसेक्राइड भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, पर है ना एनसीईआरटी बुक के अंदर मोनोसेक्राइड को डिस्कस करते ही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो मुझे भी पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज डिटेल में डिस्कस होने के बाद मैं आपको डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल बोर्ड पे उसके स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कैसे बनते हैं ये सब समझाऊंगा। अभी आप डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को बिल्कुल दिमाग में नहीं लाओ, जो चल रहा है उसको देखो, प्रेजेंट में रहो। फ्यूचर मतलब आगे क्लास आएगी, वहां पर डिस्कस करेंगे डाइट्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। तो सुक्रोज का जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल इक्वल मिक्सचर किसका बन जाता है? इक्वल मिक्सचर बन जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। ग्लूकोज D प्लस ग्लूकोज और D प्लस D माइनस फ्रुक्टोज जी, क्योंकि है ना आपको मालूम है फ्रुक्टोज लिवो रोटेटरी होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज जो नेचुरल फ्रुक्टोज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना।
तो अभी D प्लस और D माइनस से भी अपने आप को ज्यादा कंफ्यूज मत करो, क्योंकि मैं अभी ग्लूकोज के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, फ्रुक्टोज का भी ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो बुक में भी यही लिखा हुआ है कि है ना, जब हम, ये बुक की लैंग्वेज है तो देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज जिसको हम केन शुगर भी बोलते हैं, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और एस्ट्रेसोफोर इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर ऑब्टेन इन इक्वल अमाउंट। बस दैट्स ऑल, इतना याद रखो। ये D प्लस D माइनस को भी कंफ्यूज मत करो, मैं डिटेल डिस्कस कर रहा हूं। वैसे मैंने क्लियर किया है, फिर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत है तो आगे वापस फर्दर डिटेल में आ ही रहा है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉम स्टार्च, हम स्टार्च से भी बना सकते हैं, तो हम इसको स्टार्च से भी, स्टार्च से कैसे बनाएंगे, तो स्टार्च बेसिकली पॉलीसेकेराइड है। इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो होता है C6H10O5 होल N, और जब हम इसका N मॉलिक्यूल वाटर के साथ, जब हम N मॉलिक्यूल वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में H3O प्लस एसिडिक मीडियम में अराउंड 400 केल्विन, एग्जैक्ट 393 केल्विन होता है, लेकिन आप 400 केल्विन भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करता है, और 2 से 3 ATM प्रेशर पर जब हम इसको रिएक्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो N मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बन जाते हैं, N मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बन जाते हैं। तो ग्लूकोज को बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है बेटा, ग्लूकोज को बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। तो कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक, एट 393 केल्विन एंड अंडर प्रेशर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। तो ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ लार्जर कार्बोहाइड्रेट, नेमली स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अर्थ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलने वाला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो ग्लूकोज। ये आपको बहुत मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है बेटा, यस, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, जो मैं बता चुका हूं बेटा, ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, एल्डो हेक्सोज है, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर ये C1, C2, C3, C4, C5, C6। C1 कार्बन, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन फंक्शनल ग्रुप, यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोस। मीठा है, शुगर बोल देंगे। टोलेन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, टोलेन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर +2 को कॉपर +1 में, कॉपर +2 के ब्लू कलर को कॉपर +1 के रेड कलर में कन्वर्ट करेगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन अनसिमेट्रिकल कार्बन है इसका, यानी ऑप्टिकली एक्टिव है। 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 16 स्टीरो आइसोमर्स बनेंगे। ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 1 2 3 4 सेकेंडरी एल्कोहल है और एक प्राइमरी एल्कोहल है। तो ये वाला तो प्राइमरी एल्कोहल है, 6 कार्बन से जुड़ा हुआ OH प्राइमरी एल्कोहल है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ OH सेकेंडरी एल्कोहल है। ग्लूकोज जो है इसमें पेलेंटिमेट कार्बन पर, यहां पर OH राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो ये D हो गया। और जब हम इसको ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाकर इसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होती है, इसीलिए मैं इसको D+ बोलूंगा। और
इसका पूरा नाम हो गया डी प्लस ग्लूकोस। ये हाँ, हमारे सिलेबस में डी प्लस ग्लूकोस है। ये डी प्लस ग्लूकोस वही है जो हमारी रगों में दौड़ता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में। यही है, हम जितना भी फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना, वो उसमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर यही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस साइकिल में और फिर बाद में क्रेब्स साइकिल में एंटर करके, और एटीपी क्या होते हैं? एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो बॉडी के लिए एटीपी डेवलप करते हैं। बॉडी में एटीपी ग्लूकोज से डेवलप होता है। एटीपी क्या है? बॉडी के अंदर जो एनर्जी पैकेट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। मैथ्स के स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो परेशान मत हो, बायोलॉजी का टॉपिक है। अब ग्लूकोज जो हो जाएगा वो एल्डिहाइड ग्रुप का, प्राइमरी अल्कोहल का और सेकेंडरी अल्कोहल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देता है। अगर मैं ग्लूकोज का, ध्यान देना, अगर मैं ग्लूकोज को क्या करूं, अगर मैं ग्लूकोज को रिडक्शन करूं, ग्लूकोज का मैंने रिडक्शन किया एक्सेस ऑफ HI लेके, तो हमको N-हेक्सेन मिलता है। क्या मिलता है? N-हेक्सेन। तो ग्लूकोज के रिडक्शन से N-हेक्सेन मिलना, मतलब स्ट्रेट लाइन N-हेक्सेन मिलना, और ग्लूकोज में कितने ऑक्सीजन है? C6H12O6, तो 12H2O। तो यहां जब हम एक्सेस ऑफ HI से ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं तो N-हेक्सेन बनता है। N-हेक्सेन बनना ये इंडिकेट करता है कि, तो ये लिखा हुआ ऑन प्रोलोंगेटेड हीटिंग विद HI it formed N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atom are linked in a straight chain। ठीक है, तो यहां पर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज में सारे के सारे 6 कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो आप लिखोगे ऑन प्रोलोंगेटेड हीटिंग विद HI it formed N-hexane, suggesting that all the 6 carbon atom are linked in a straight chain। अब ये बहुत अच्छा बोर्ड का क्वेश्चन है कि आप कैसे प्रूव करोगे, कैसे हमको सजेस्ट करोगे कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 के 6 कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन में हैं। तो आप बताओगे कि जब हम इसका एक्सेस ऑफ HI के साथ हीट करते हैं तो N-हेक्सेन बनना अपने आप में ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन है। अब हम आगे डिस्कस करें तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है उससे हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझते हैं। यानी इस फर्स्ट रिएक्शन से हम क्या समझ चुके? हम इस फर्स्ट रिएक्शन से ये समझ चुके कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एक लाइन में हैं। अब ग्लूकोज जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव, ग्लूकोज जो है वो अमोनिया डेरिवेटिव, याद करो मैंने आपको बताया था कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, आपको ध्यान हो तो ये वाला रिएक्शन बताया था, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। यानी एल्डिहाइड और कीटोन क्या देते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन देते हैं। NH2NH2 हाइड्रोजन, NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन, NH2NH C6H5 फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, NH2NH और फिर रिंग, और रिंग पे 2 नाइट्रो, याद करो 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं, फिनाइल हाइड्रोजन होते हैं, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन होते हैं, सेमी कार्बेजाइड होते हैं, सेमी कार्बेजाइड होता है, और हाइड्रोक्सिलेमीन होता है। ये सब होते हैं बेटा। तो ये इससे रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा और ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन कर रहा है, HCN के साथ एडिशन प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन बना रहा है। अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बना रहा है, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है।
तो हम क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, पर कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये HCN से भी रिएक्ट कर रहा है और ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना रहा है। तो हमने जब इसका रिएक्शन जब HCN से हुआ तो ये जो पाई बॉन्ड है इसका, ये इधर गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन इस C1 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है और ये H इधर आ जाएगा। एक 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होकर और क्या बन गया, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। क्योंकि मैंने कहा था आपको, अगर किसी मॉलिक्यूल में OH और CN है तो हम उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हमेशा थर्ड कार्बन पर आप देखो OH कहां लगा हुआ है, OH लगा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड पर हैं। ये इसका जो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है, यही हमारे काम का, यही हमारे सिलेबस में है। हमेशा थर्ड कार्बन पर, अब यहां 4 हो गया, लेकिन यहां देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर OH, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, थर्ड कार्बन पे OH को लेफ्ट में लगाया करो, ठीक है। अब क्यों मत पूछो, क्योंकि इसके 16 आइसोमर है, उनमें से ये एक आइसोमर है। और ये इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो HCN से रिएक्शन कर रहा है। उसके अलावा अगर मैं जब इसका रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव से करूं, इसका रिएक्शन किससे करूं मैं, अमोनिया डेरिवेटिव से करूं, NH2Z से करूं, यानी ये NH2Z क्या क्या हो सकते हैं आपको क्लियर है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NZ प्लस H2O। अब Z की वैल्यू NH2 भी हो सकती है, तब वो हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और OH भी हो सकती है, अगर यहाँ OH है तो ये हाइड्रोक्सिलेमीन है, और यहाँ OH है तो ये ऑक्साइम हो गया, तो इसको ग्लूको ऑक्साइम कहेंगे हम। क्या बोलेंगे, इसको ग्लूको ऑक्साइम कहेंगे। ये सारी रिएक्शन हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हैं। तो ये रिएक्शन देना, अब आपसे कोई ये पूछ ले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, आप इसको कैसे प्रूव करोगे, तो आप ये दो रिएक्शन लिख लो, HCN वाली और ये वाली, और बोल दो कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है, ये अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट कर रहा है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। ये तो होता है हाइड्रोजन NH2NH2 उसकी एक वैलेंसी ये आ गई, ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन, ये बन गया फिनाइल हाइड्रोजन, सेकंड कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर NO2 लगा दो, तो इसका नाम, ये जो है, जो मैंने अभी सर्कल में ले लिया, ये है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है, वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, जो ये कंफर्म करता है, अगर इसका मतलब डीएनपी रिएजेंट को हम ब्रेडी रिएजेंट भी कहते हैं, तो डीएनपी रिएजेंट जिसके साथ भी रिएक्ट करके और पर्टिकुलर कलर रेड, जनरली ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, सजेस्ट करो, तो हम ये दोनों रिएक्शन लिख के बताएंगे। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमीन फॉर्म एन ऑक्साइम एंड एड टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN टू गिव साइनोहाइड्रिन। दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज ऑक्सीडाइज भी होता है।
अब ग्लूकोज देखो जब ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहां ब्रोमीन वाटर से जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर से जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो तब बन जाता है ग्लूको, ये इसका नाम है बेटा ग्लूकोनिक एसिड। ये बन गया हमारा ग्लूकोनिक एसिड, ये वाला। और जो ऑक्सीडेशन हुआ तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का O है वो यहां आ गया और ग्लूकोनिक एसिड बन गया। और लेकिन इसके साथ ही तो ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनाना ये क्लियर करता है कि ये COOH जो था वो पहले CHO था। CHO में ही तो ऑक्सीजन जुड़ा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में O आया, तभी तो ये वाला O आया यहां पर, तभी तो एसिड बना। तो ये COOH बन गया बेटा, ठीक है। ये क्या बन गया? COOH। इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक एसिड। अब लेकिन अगर हम इसका HNO3 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब यहां पर क्या होता है? ये जो प्राइमरी एल्कोहल है इसका भी ऑक्सीडेशन होकर और यहां पर भी C डबल बॉन्ड OH आ जाता है, यानी कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन जाता। अब इसको सैकेरिक एसिड बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? इस एसिड को हम सैकेरिक एसिड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ब्रोमीन वाटर से तो खाली ये वाला CHO COOH में कन्वर्ट होता है, लेकिन HNO3 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसमें C1 कार्बन और C6 कार्बन दोनों COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम इसको क्या बोलते हैं? सैकेरिक एसिड बोलते हैं। तो आप इसको जो साइड में लैंग्वेज लिखी हुई है उसको आप पोस्ट करके रीड भी कर सकते हो, और मैं वैसे वही सब चीजें एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। और अब हम आगे देखें तो इसी तरह से एक मिनट एक दो रिएक्शन और बता देता हूं मैं। अगर मैंने इसकी जगह टॉलेंस रिएजेंट लिया, तो टॉलेंस रिएजेंट से भी ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ये वाला ही बनेगा बेटा, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट से भी क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा। और टॉलेंस रिएजेंट से सिल्वर मिलेगा, और ये इसको बोले, और ये अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। तो ये ग्लूकोज सिल्वर मिरर टेस्ट भी देता है, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी टेस्ट देता है, ध्यान रखना आप। तो टॉलेन और फेलिंग के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंफर्म है कि कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, ठीक है। पर मैंने आपको कह रखा है कि टॉलेन फेलिंग कीटो के साथ भी, कीटो मोनोसेक्राइड्स के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देता है और एल्डो के साथ भी देता है, तो ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमको ये क्लियर हो गया कि स्ट्रेट चेन है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, और अब हम इसमें साथ में एल्कोहल ग्रुप कितने हैं? 5 है, 2 3 4 5 6 कार्बन पर। तो एल्कोहल ग्रुप का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है, एल्कोहल ग्रुप का एक वो एसाइलेशन करता है। एसाइलेशन में मैंने बताया था एसाइल ग्रुप क्या होता है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया, ऑर्डिनरी में बार बार काम आया है कि एसाइल ग्रुप होता है, ये एसाइल ग्रुप होता है CH3CO। This group is called acyl group, CH3CO, this group is called acyl group number 1। अब ये एसाइल ग्रुप हो गया। अब जब ये एसाइल ग्रुप हो गया तो अल्कोहल जब एसाइल ग्रुप यानी किससे रिएक्शन करा दे हम, और इसकी जगह हम एसिडिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं जिसका फॉर्मूला है ये। तो एसाइलेटिंग एजेंट दो होते हैं, CH3COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब यहां पर ये रिएक्शन हो जाएगा तो अल्कोहल का जो OH का H है वो हट जाएगा और एसाइल ग्रुप चला जाएगा, एसाइल ग्रुप इसमें एंटर कर जाएगा। तो ग्लूकोज में एसाइलेशन होगा तो हम बोलेंगे हाँ होगा, क्योंकि एसाइलेशन किस पे होता है? एसाइलेशन होता है OH ग्रुप के हाइड्रोजन पर। जैसे ये OH ग्रुप, उसका हाइड्रोजन हटता है और एसाइल ग्रुप आ जाता है। तो यहां पर अगर मैं इसका एसाइलेशन करता हूं तो मैं 5 मॉलिक्यूल CH3COCl
या फिर 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला ये है कम, ये वाला, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो एसाइलेशन जो होता है वो ये रहा, ठीक है। तो चलो एक बार पहले पीछे ले लेते हैं। हाँ, तो ये देखो, तो अब क्या हो जाएगा, मैं इसमें जब हम इसे रिएक्शन करते हैं तो पेंटा क्या बनता है, पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। क्योंकि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं फिर, ये वाला हुआ, ठीक है। तो एसाइलेशन हुआ, एसाइलेशन होगा तो सीधी बात है H हटकर CH3CO लग जाएगा। अब मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ना इसी मॉलिक्यूल में यहां चेंज कर रहा हूं। जब मैं इनसे रिएक्ट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये H हटेगा और ये H हटकर इसकी जगह ये वाला ग्रुप आ गया, और इसी तरह से ये H हटेगा और इसकी जगह ये वाला ग्रुप आ गया, एसाइल ग्रुप आता जाएगा। तो यहां एसाइलेशन कितनी बार होगा, 5 बार होगा। एसाइलेशन कितनी बार हो गया, और एक यहां पर हो गया। तो ये 5, तो इसको ये दिख ही रहा है, फालतू में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज पेंटा एसिड। तो ये मतलब पेंटा एसिटेट बनना ये इंडिकेट करता है इसमें 5 OH है। तो एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड और एसाइल क्लोराइड CH3Cl गिव ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये है फॉर्मूला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का, ठीक है। which confirm the presence of 5 OH group since it exists as a stable compound. 5 OH group should be attached to different carbon atoms. एक कार्बन एटम पे तो वैसे भी 2 OH नहीं आते हैं, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH आने का मतलब ही क्या होता है, वो अनस्टेबल हो गया और वाटर निकल जाता है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, आप इसको कैसे प्रूव करोगे, तो आप बोलोगे कि जब हम ग्लूकोज का एसाइलेशन करते हैं तो पेंटा एसीटेट बनता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब बस मैं क्लास ओवर कर रहा हूं। ये मैंने बताया था आपको ऑक्सीडेशन ऑफ, ये मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ HNO3। तो HNO3 में मैंने बताया था दोनों टर्मिनल कार्बन CHO वाला और CH2 सैकरिक एसिड बनता है, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। और ये इसकी सारी केमिकल रिएक्शन हुई और इसके साथ मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं बेटा, वो डिस्कस करने वाला हूं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी तो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में तो मैंने आपको सारा डिस्कस कर लिया, लेकिन ग्लूकोज के 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। ग्लूकोज के 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर भी मिलते हैं, जिनको अल्फा D प्लस ग्लूकोज और बीटा D प्लस ग्लूकोज कहते हैं। तो ये क्या है, ये सब समझने के लिए हमको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टॉपिक बड़ा है। तो इसके लिए भी मेरे को अराउंड 40 to 50 मिनट्स चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।